नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी शिक्षण सिद्धांतों की। उन्हीं में आगे एक सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत। जैसा आपको पता है कि शिक्षण में यदि मनोरंजन का समावेश हो तो कक्षा में आनंददायी वातावरण का निर्माण होता है और वह आनंदपूर्ण वातावरण अधिगम में सहायक होता है। इसलिए अध्यापक को अपने शिक्षण में आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु के अनुरूप विनोद या मनोरंजन का समावेश करते हुए शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब उसके बाद अपन बात करेंगे शिक्षण की समस्याएं। कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अपन सामान्य समस्याओं की बात करेंगे, फिर अलग अलग विषय में अपन उस विषय से संबंधित समस्याओं की बात करेंगे। सबसे प्रमुख जो समस्या है शिक्षण में वो है कि हाल ही के वर्षों में विषय में किए गए अनुसंधान विषय वस्तु में शामिल नहीं कर पाते। दोबारा देखना, शिक्षण की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जो पिछले कुछ वर्षों में हाल ही में किसी विषय से संबंधित जो शोध या अनुसंधान कार्य हुए हैं, उन शोध व अनुसंधानों का विषय की विषय वस्तु में शामिल नहीं हो पाना शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। इसके बाद नंबर 2 है मूल्यांकन का कृत्रिम व कठोर होना। तीसरी प्रमुख समस्या है शिक्षक द्वारा पूर्व तैयारी नहीं करना। चौथी प्रमुख समस्या है शिक्षक द्वारा नवीन तकनीकी या नवाचारों को सम्मिलित नहीं करना। अगली है एक ही विषय की कक्षा के छात्रों का अलग अलग मानसिक स्तर का होना। इसी प्रकार उपयुक्त शिक्षण विधि या सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना। फिर है अभिभावकों का सहयोगपूर्ण व्यवहार नहीं होना। दोबारा देखें, शिक्षण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें एक तो है कि किसी विषय में जो हाल ही के वर्षों में उससे संबंधित जो शोध या अनुसंधान कार्य किए गए उनका विषय की विषय वस्तु में शामिल नहीं हो पाना। दूसरा, वर्तमान जो अपन जिस मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं उसका कृत्रिम व कठोर होना। शिक्षक द्वारा पूर्व में तैयारी नहीं करना, अर्थात पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण, ये कार्य नहीं करना। शिक्षक द्वारा नवीन तकनीकी या नवाचारों को सम्मिलित
नहीं करना, एक विषय की कक्षा में, एक ही विषय की कक्षा में सभी छात्र समान मानसिक स्तर के नहीं होते, ये भी शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा उपयुक्त शिक्षण विधि या सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर पाना भी शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। फिर अभिभावकों का सहयोगपूर्ण व्यवहार नहीं होना, इसके अलावा अध्यापक व छात्रों के मध्य मधुर संबंध नहीं बन पाना, इसके अलावा विद्यालय व का वातावरण शिक्षण के अनुकूल नहीं होना, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अब इससे आगे अपन बात करें, पाठ्य योजना पढ़ें। पाठ्य योजना पढ़ने से पहले हमें बात करनी है हर्बर्ट की पंचपदीय उपागम की, जिसे हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। यानी अपन पढ़ेंगे पंचपदीय उपागम। इसके प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिसे आप संक्षिप्त में JF हर्बर्ट भी बोल सकते हो। ये प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। और इन्होंने इस उपागम का प्रतिपादन सन 1838 ईस्वी में किया था। हर्बर्ट ने अपने मूल उपागम में चार पद दिए। कहने का मतलब हर्बर्ट के मूल पंचपदीय उपागम में पदों की संख्या 4 थी, और ये 4 प्रमुख पद कौन कौन से थे? पहला था स्पष्टता, दूसरा संबंध, तीसरा व्यवस्था, और चौथा था प्रयोग। दोबारा देखें, पंचपदीय उपागम के प्रतिपादक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। इन्होंने इस उपागम का प्रतिपादन सन 1838 ईस्वी में किया, और इनके मूल उपागम में पदों की संख्या 5 नहीं बल्कि 4 थी, और वो 4 पद थे स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। सबसे पहले बात करें स्पष्टता पद की। मूल उपागम के स्पष्टता पद में अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख स्पष्ट किया जाता था। कहने का मतलब अध्यापक इस स्पष्टता चरण में प्रकरण की घोषणा करता है। फिर दूसरा है संबंध। संबंध रूपी पद में अध्यापक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित किया जाता है। तीसरा पद है व्यवस्था। ये मूल उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि व्यवस्था रूपी चरण में ही अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब अध्यापक द्वारा शिक्षण विधि व शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग मूल उपागम के व्यवस्था पद में किया गया है। लास्ट है आपका प्रयोग। मूल उपागम का जो प्रयोग पद है, जिसे आप अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं, यह पद आधुनिक मूल्यांकन के समान है, और इस पद में अध्यापक द्वारा छात्रों को सिखाई गई विषय वस्तु के अधिगम की जांच के लिए छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, तथा छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में करता है। अब इसके बाद इनके इस मूल उपागम में संशोधन हुआ, और यदि अपन संशोधन की बात करें तो इनके उपागम में संशोधन इन्हीं के शिष्यों के द्वारा किया गया है। बात यहां पर आती है कि हर्बर्ट के प्रमुख शिष्य कौन थे। हर्बर्ट के प्रमुख शिष्यों में एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर। अक्सर अपन
एक भूल करते हैं कि जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को ही हर्बर्ट स्पेंसर मान बैठते हैं। याद रखना, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य का नाम हर्बर्ट स्पेंसर है, दूसरा प्रमुख शिष्य है जीलर और तीसरा शिष्य है राइन। हर्बर्ट के इन शिष्यों ने ही इनके पंचपदी उपागम में संशोधन किया। सबसे पहले अपन इन तीनों के द्वारा किए गए संशोधन की बात करें जीलर की। जीलर ने मूल उपागम के स्पष्टता पद को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। दूसरा शिष्य है राइन। राइन ने जीलर द्वारा प्रतिपादित दोनों पदों के मध्य एक नया पद उद्देश्य कथन जोड़ दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने शेष बचे जो पद हैं उनके नाम में कुछ परिवर्तन किया। जैसे संबंध जो है पद, उसका नाम कर दिया तुलना। व्यवस्था है, उसका नाम बदलकर कर दिया सामान्यीकरण। या सिद्धांत का प्रतिपादन करना और प्रयोग तो इस प्रकार इनके शिष्यों के द्वारा इनके मूल पंचपदी उपागम में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के पश्चात जो वर्तमान आधुनिक उपागम है उसमें पदों की संख्या 5 है और इन 5 पदों के आधार पर ही इसे पंचपदी उपागम और इसके प्रतिपादक हर्बर्ट हैं तो उसके नाम पर इसे हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। इसी को कहते हैं हर्बर्टीय विधि। अब देखिए आधुनिक उपागम में जो 4 पद हैं, पहला पद है प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रस्तावना किसकी देन है? जवाब होगा हर्बर्ट के शिष्य जीलर की देन है। याद रखें प्रस्तावना का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। प्रस्तावना किस पर आधारित होती है? तो जवाब होगा छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। इसके अलावा बात आती है कि प्रस्तावना का निर्माण किस विधि से किया जाता है, तो प्रस्तावना का निर्माण है वो आगमन विधि से किया जाता है। और प्रस्तावना का जो अंतिम पर्सन होता है वो समस्यात्मक पर्सन होता है। समस्यात्मक पर्सन कहने का मतलब प्रस्तावना का समापन समस्यात्मक पर्सन के साथ होता है। दोबारा देखें, प्रस्तावना जीलर की देन है। ये पाठ योजना का पहला पद होता है। प्रस्तावना का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। प्रस्तावना का निर्माण आगमन विधि पर आधारित होता है तथा प्रस्तावना का अंतिम पर्सन समस्यात्मक होता है। इसी पहले पद के साथ ही आप जोड़कर पढ़ेंगे राइन द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य कथन, यानी पहले पद को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। अब देखिए उद्देश्य कथन है वो किसकी देन है? तो वो राइन की देन है। वास्तव में उद्देश्य कथन है वो प्रस्तावना के समस्यात्मक पर्सन का ही जवाब होता है। इस समस्यात्मक पर्सन के ही जवाब के रूप में अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन बोला जाता है। और याद रखें यहां अपन ने बात की थी मूल उपागम के किस पद में अध्यापक के द्वारा प्रकरण की घोषणा की जाती है, तो मूल उपागम में वो स्पष्टता पद में था। और आधुनिक उपागम की बात करें, वर्तमान स्वरूप की बात करें, तो उसमें अध्यापक द्वारा प्रकरण की घोषणा किस पद में की जाती है? अपना जवाब होगा उद्देश्य कथन में। फिर बात आती है कि उद्देश्य कथन के दौरान अध्यापक किस संबोधन का प्रयोग करता है?
तो याद रखें, उद्देश्य कथन में अध्यापक हम संबोधन का प्रयोग करता है। जैसे आपने पाठ्य योजनाओं का निर्माण किया है बीएड बीएसटीसी वगैरह में, तो आपने उद्देश्य कथन में हमेशा किसी टॉपिक जैसे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है तो अध्यापक के द्वारा बोला जाता है कि आज हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। याद रखें, हम संबोधन का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा जो पद है वो है प्रस्तुतिकरण। यह है आधुनिक उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद है। प्रश्न आ जाए कि पंचपदी उपागम का, हर्बर्ट के पंचपदी उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो जवाब होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान ही अध्यापक उपयुक्त शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। इसके बाद तीसरा जो पद है वो है आपका तुलना। यहां तुलना या संबंध का मतलब, पहले जो मूल उपागम में आपने संबंध पढ़ा वो ही बात यहां तुलना में है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करना, ताकि वो पूर्व संचित ज्ञान के आधार पर आगे व्यवस्था रूपी जो पद बताया आपको, जिसको सामान्यीकरण कहा जाता है, उसमें किसी सिद्धांत या किसी सीखी हुई बात जो नवीन ज्ञान है उसके प्रति कोई सामान्यीकरण उसका कर सके। तो चौथा पद आएगा आपका सामान्यीकरण। इस सामान्यीकरण को पुनरावलोकन भी कह सकते हैं या पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। सामान्यीकरण के दौरान या पुनरावृत्ति के दौरान अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु के अधिगम की जांच के लिए छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न भी करता है, जिनको पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। और याद रखें, इन पुनरावृत्ति प्रश्नों का, जो पुनरावृत्ति क्वेश्चन है, इनका जवाब छात्र भी दे सकता है और अध्यापक भी दे सकता है। अध्यापक का अपेक्षा करता है कि छात्र उनका जवाब दें, लेकिन यदि छात्र उसका जवाब नहीं दे पाते तो इसका मतलब अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु का पूर्ण अधिगम छात्र नहीं कर पाए। इसलिए अध्यापक है वो उस प्रश्नों का जवाब देते हुए पाठ की पुनरावृत्ति करता है। वो आपका चौथा पद होगा सामान्यीकरण, पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति। लास्ट पांचवा पद है प्रयोग, जिसे आप आधुनिक पद के रूप में मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं। और याद रखें, पुनरावृत्ति प्रश्नों का जवाब जो चौथे चरण में पूछे जाते हैं उनका जवाब छात्र और अध्यापक दोनों दे सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन मूल्यांकन प्रश्नों का जवाब केवल छात्र को देना होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, तो सामान्यतः इसमें छोटे छोटे प्रश्न जिनमें सत्य असत्य, हाँ ना, सही गलत, रिक्त स्थान पूर्ति या वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। याद रखें, हर्बर्ट के मूल पंचपदी उपागम में गृह कार्य शामिल नहीं है, लेकिन वर्तमान में पांचवें पद में इसमें अभ्यास भी इसको कहा जाता है और इसमें गृह कार्य भी प्रदान किया जाता है। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाए कि मूल पंचपदी उपागम में क्या शामिल नहीं था या हर्बर्ट के उपागम में क्या शामिल नहीं है, तो जवाब होगा गृह कार्य शामिल नहीं है। एक बार इसको संक्षिप्त में पुनः अपन रिवाइज करते हैं। पंचपदी उपागम या इसको कह सकते हो आप हर्बर्टीय विधि, इसके प्रतिपादक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा सन 1838 में किया गया है और इनके मूल उपागम में पदों की संख्या 5 न होकर 4 थी और वो 4 पद थे: स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। स्पष्टता में अध्यापक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के सामने स्पष्ट करता है। संबंध में वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करता है। व्यवस्था में वह पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। और प्रयोग में वह पढ़ाई की विषय वस्तु के अधिगम की जांच के लिए छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न करता है और छात्र उन सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में करते हैं। फिर बात आती है हर्बर्ट के प्रमुख शिष्यों की, तो इनमें आप 3 प्रमुख याद रखें: हर्बर्ट स्पेंसर, जिलर और राइन, जिन्होंने इनके मूल उपागम में संशोधन किया है। सबसे पहले जिलर की बात की जाए तो जिलर ने इनके मूल उपागम का जो पहला पद था स्पष्टता, उसे 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और फिर दूसरा शिष्य है राइन, जिसने
प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य एक नया पद जोड़ दिया, उद्देश्य कथन। और हर्बर्ट स्पेंसर ने शेष बचे पदों का कुछ नाम परिवर्तन करते हुए कुल पंचपदी उपागम का प्रतिपादन किया। संबंध को तुलना कह दिया, व्यवस्था को सामान्यीकरण कह दो, पुनरावलोकन कह दो या पुनरावृत्ति कह दो, और प्रयोग को अनुप्रयोग या मूल्यांकन या अभ्यास कार्य भी आप कह सकते हो। इस प्रकार आधुनिक उपागम में पदों की संख्या है टोटल 5, जिनमें पहला पद है प्रस्तावना, जो जिलर की देन है। छात्रों के पूर्व ज्ञान से इसका संबंध होता है, आगमन विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसका अंतिम पर्सन है वो समस्यात्मक होता है। फिर बात आती है पहले ही पद में इसका दूसरा भाग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन राइन की देन है और वास्तव में प्रस्तावना के समस्यात्मक प्रश्न का ही जवाब उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन में अध्यापक द्वारा हम संबोधन का प्रयोग किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली बात है, उद्देश्य कथन के दौरान ही अध्यापक प्रकरण की घोषणा करता है। फिर है प्रस्तुतिकरण। ये पाठ योजना या पंचपदी उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसीलिए इसे पाठ योजना की आत्मा या हृदय कहा जाता है। याद रखें, कई जगह मैंने पढ़ा है कि प्रस्तावना को आत्मा या हृदय कहा गया, जो गलत है। पाठ योजना की आत्मा या हृदय प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है, क्योंकि इसी पद में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु छात्रों के सामने क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जाती है तथा इसी चरण के दौरान अध्यापक शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को छात्रों के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। फिर बात आती है तुलना। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ करके शिक्षण प्रदान किया जाता है। सामान्यीकरण, इसमें छात्र पूर्व संचित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान के संदर्भ में सामान्यीकरण करते हैं, अर्थात उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। और इसी में आपको बताया था कि अध्यापक द्वारा पुनरावृत्ति पढ़ाई की विषय वस्तु की अधिगम की जांच के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, जिनका जवाब छात्र और अध्यापक दोनों दे सकते हैं। और अध्यापक पुनरावृत्ति प्रश्नों का जवाब देते हुए पाठ की पुनरावृत्ति करता है, इसे पुनरावलोकन भी कह सकते हो आप। और लास्ट पद है प्रयोग, जिसे आधुनिक मूल्यांकन के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें अध्यापक द्वारा छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों का जवाब छात्र को ही देना होता है और इसमें मुख्यतः प्रश्न होते हैं आपके सत्य असत्य, हाँ ना, सही गलत, रिक्त स्थान पूर्ति और वैकल्पिक प्रश्न। धन्यवाद।